मिडिल क्लास फैमिली की चलती फिरती रसोई। आज का दिन भी रोज की तरह ही शुरू होता है। गोपी और उसकी बहू रेनू अपने दोनों बच्चों के साथ ठेले पर खाना बेच रहे होते हैं। ये कोई नॉर्मल ठेला नहीं था, बल्कि इसे गोपी ने एक छोटी सी रसोई का रूप दे दिया था। वो बड़े ही जोश के साथ गलियों में आवाज लगा रहा होता है, आओ भाई आओ, मिडिल क्लास फैमिली की जल्दी जल्दी रसोई का गर्मा गर्म खाना खाओ। अरे भाई, घर जैसा स्वाद मिलेगा और दाम भी एकदम कम। आओ आओ, मिडिल क्लास फैमिली की चलती फिरती रसोई का खाना खाओ। गोपी की बुलंद आवाज पूरे मोहल्ले में गूंज रही होती है। जो भी ग्राहक ठेले के पास आ रहा था, रेनू उसे बहुत ही प्यार से संभाल रही थी। रेनू बड़ी फुर्ती से रोटियां सेकती और प्लेट लगाती जा रही थी। कुछ लोग वहीं खड़े होकर मजे से खा रहे थे, तो कुछ अपने घर वालों के लिए टिफिन और थैलों में खाना पैक करवा कर ले जा रहे होते हैं। ठेले के एक कोने में गोपी की दो पोतियां मुन्नी और रिया बैठी हुई थी। वो ग्राहकों की भीड़ देखकर बहुत खुश हो रही थी। उन्हें गाँव की सड़कों पर इस तरह घूमने में और लोगों से मिलने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। तभी मुन्नी अपनी छोटी बहन रिया के कान में कहती है, रिया देख, कितना अच्छा हुआ ना जो हमने बाबा को ये जल्दी जल्दी रसोई वाला सुझाव दिया। देख तो सही, कितनी आसानी से अब हमारे पास कितने सारे ग्राहक आ रहे हैं। वरना पहले जब बाबा एक ही जगह पर ठेला लगाकर खड़े रहते थे तो आधे से ज्यादा खाना तो बच ही जाता था और हमें खुद ही खाना पड़ता था। हाँ मुन्नी दीदी, बिल्कुल सही कह रही हो तुम। अच्छा हुआ जो उस दिन हमने पड़ोसन के घर जाकर वो इंग्लिश वाली फिल्म देखी थी। उसमें वो गोरे लोग गाड़ी के ऊपर खाना बेच रहे थे, जिसे वो फूड ट्रक कह रहे थे। वहीं से तो मुझे आइडिया आया कि क्यों ना हम बाबा के ठेले को ही चलता फिरता ढाबा बना दे। वरना बाबा के ठेले पर तो कोई झांकता भी नहीं था। जब तक वो चौराहे पर खड़ा रहता था, लोग सोचते थे कि धूप में खड़ा खाना खराब हो गया होगा। सच कहते हैं लोग कि आज की पीढ़ी ज्यादा समझदार होती है। देखो, हम लोग भले ही लड़कियां हो और कुछ लोग लड़कियों को बोझ समझते हो, लेकिन हम दोनों ने अपने माँ बाप की और बाबा की जिंदगी को कितना आसान बना दिया है। अब घर में पैसों की किल्लत भी खत्म हो गई है और बाबा का चेहरा भी हर वक्त चमकता रहता है। मुन्नी और रिया इसी तरह की प्यारी प्यारी बातें कर रही होती हैं कि तभी उनके ठेले पर एक औरत आकर रुकती है। वो दिखने में थोड़ी थकी हुई लग रही थी। वो गोपी के पास आती है और पूछती है, अरे भाई, जरा मुझे ये बताओ आज क्या क्या बना है। बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। मुझे 1 प्लेट आलू गोभी की सब्जी और 4 चपाती पैक कर दो। और हाँ, अगर आज रायता है तो 20 रुपए का रायता भी अलग से दे देना। अरे बहन जी, क्या बताऊं, आज तो आलू गोभी की सब्जी सबसे पहले खत्म हो गई। लोग तो जैसे उस पर टूट ही पड़े थे। अभी मेरे पास सिर्फ आलू बैंगन की कलौंजी और गर्मा गर्म आलू मटर की सब्जी बची है। अगर आपको कोई ऐतराज ना हो तो मैं इनमें से कोई सब्जी बढ़िया से पैक करके दे दूं। स्वाद की गारंटी मेरी है। नहीं नहीं गोपी भाई, मेरा तो आज आलू गोभी खाने का ही बहुत मन था। असल में बात यह है कि मैं गर्भवती हूँ ना, तो सुबह से बस आलू गोभी की ही याद आ रही थी। मुझे लगा कि यहाँ से गुजर रही हूँ तो आपके पास तो मिल ही जाएगी। अगर सिर्फ पेट भरने की बात होती तब तो मैं घर जाकर 2 आलू उबालकर नमक मिर्च के साथ खा लेती, पर अब मन नहीं मान रहा। जैसे ही गोपी ये सुनता है कि वो औरत गर्भवती है, उसका दिल एकदम से पिघल जाता है। उसे अपनी बहन रेनू के वो दिन याद आ जाते हैं जब वो मुन्नी और रिया के वक्त ऐसी फरमाइशें किया करती थी। गोपी को लगता है कि अगर इस वक्त उस औरत की इच्छा पूरी नहीं हुई तो उसे पाप लगेगा। वो तुरंत एक बड़ा फैसला लेता है और मुस्कुराकर उस औरत से कहता है, अरे बहन जी, आप फिक्र क्यों करती हैं? हमारी इस रसोई का नाम जल्दी जल्दी रसोई ऐसे ही थोड़ी पड़ा है। आप चुपचाप अपने घर जाइए और आराम करिए। हमारी ये चलती फिरती रसोई अभी थोड़ी देर में आपके घर के दरवाजे पर पहुंच जाएगी। मैं अभी अपने चूल्हे पर ताजी गोभी चढ़ाता हूँ और आधे घंटे के अंदर आपको गर्मा गर्म आलू गोभी की सब्जी और फूली हुई रोटियां आपके हाथ में दे दूंगा, वो भी एकदम ताजा। ये सुनते ही उस औरत के चेहरे पर ऐसी खुशी आती है जैसे उसे कोई खजाना मिल गया हो। वो गोपी को ढेर सारी दुआएं देती है और अपने घर का पता बताकर वहाँ से चली जाती है। अब गोपी एकदम से काम में जुट जाता है और रेनू से कहता है, बहुत जल्दी से मसाला तैयार कर, हमें उन बहन जी की आस पूरी करनी है। सीटी बजाकर फटाफट सब्जी तैयार कर और रोटियां सेकना शुरू कर। जी बाबूजी, अभी करती हूँ। आप बस ठेले को उनकी गली की तरफ मोड़ो। इतना बोलकर अब रेनू फटाफट रोटियां बेलना शुरू कर देती है और जैसे ही खाना बनता है वैसे ही अब गोपी का ठेला उस औरत की गली की तरफ बढ़ रहा होता है। रास्ते में जो कोई भी उसे रोकता, गोपी उसे खाना परोसता जाता। ये काम अब गोपी के लिए सिर्फ धंधा नहीं बल्कि लोगों की सेवा बन गया था। गोपी का ये तरीका इतना कामयाब रहा कि गाँव के लोग अब उसे फोन करके अपने घर बुलाने लगे। अब जैसे जैसे शाम ढलती, गोपी की रसोई और भी ज्यादा चलने लगी। इससे औरतों का काम भी कम हो गया था और उन्हें हर रोज ताजा और अलग अलग तरह का खाना मिलने लगा था। ऐसे ही एक दिन
रिया, अब हमारे पास ग्राहक ज्यादा आने लग गए हैं और दादा को हिसाब नहीं, इसलिए अब हमें काम करते हैं कि रजिस्टर रखना शुरू कर देते हैं ताकि जो ग्राहक हमारे पास आ रहे हैं उनका हिसाब किताब हमारे पास हो। हाँ मुन्नी, तो बिल्कुल सही कह रही है, इससे माँ और दादाजी को आसानी भी होगी और उनका काम भी इजी हो जाएगा। इतना बोलकर अब मुन्नी और रिया रजिस्टर बना लेती है। मुन्नी और रिया भी अब सिर्फ बैठी नहीं रहती थी, वो रजिस्टर में लिखती थी कि किस घर में कौन सी सब्जी ज्यादा पसंद की जाती है। मुन्नी कहती है, रिया कल हमें पंडित जी के मोहल्ले में ज्यादा पनीर लेकर जाना होगा, वहाँ सब पनीर के दीवाने हैं। और हाँ, स्कूल वाली गली में छोले भटूरे की डिमांड ज्यादा रहती है। हाँ दीदी, मैंने नोट कर लिया है, बाबा को भी बता दिया है कि कल का मेन्यू क्या रखना है। गोपी अपनी पोतियों की ये अक्ल देखकर हैरान रह जाते थे। वो मन ही मन सोचते हैं कि मेरी दोनों पोतियां कितनी समझदार हैं। अगर मैं इन दोनों की बात न मानता तो आज भी मैं उस पुरानी सड़क पर जहाँ धूल मिट्टी रहती है वहीं अपने ठेला हाँक रहा होता। समय गुजरता है और एक दिन जब गोपी खाना बेच रहा था तो गांव का मुखिया उसके पास आया। मुखिया थोड़े सख्त मिजाज के थे। उनको देख गोपी को लगा शायद वो डांटेंगे कि वो ठेला क्यों घुमा रहा है। क्यों गोपी, क्या कर रहा है भाई ये सब? पूरे गांव में तेरी चर्चा है। मुखिया जी, बस पेट पालने के लिए छोटा सा जुगाड़ किया है, बच्चों ने कहा तो शुरू कर दिया। अरे डर मत, मैं तो तेरी तारीफ करने आया हूँ। कल मेरे घर पर मेहमान आ रहे हैं, तू अपनी ये चलती फिरती रसोई लेकर सीधा मेरे अहाते में आ जाना, सबको गर्मा गर्म खाना वहीं खिलाना। बोल आएगा ना? अरे मुखिया जी, ये तो मेरा सौभाग्य होगा, मैं बिल्कुल आऊंगा। उस दिन के बाद तो जैसे गोपी की किस्मत के सितारे ही चमक गए। अब वो शादियों और छोटे मोटे फंक्शन में भी अपना ठेला लेकर जाने लगा। रेनू अब एक और चूल्हा ले आई थी ताकि खाना जल्दी बन सके, जिसे देख अब गांव के दूसरे दुकानदार गोपी से जलने भी लगे थे। समय यूं ही गुजरता है। ऐसे ही एक दिन जब पूरा परिवार काम खत्म करके घर लौट रहा था, गोपी ने अपनी बहू और बच्चों को एक जगह रोका। उसने अपनी जेब से बहुत सारे पैसे निकाले। देख रेनू, आज हमारी कमाई इतनी हुई है कि हम अगले महीने एक छोटा सा टेम्पो खरीद सकते हैं। फिर हमें ये ठेला खुद नहीं चलाना पड़ेगा, हम उस टेम्पो को ही बड़ी रसोई बना देंगे। बाबूजी, ये सब आपकी मेहनत और इन बच्चों की दुआओं का असर है, और हमारी फिल्म देखने का भी बाबा। उसकी बात सुनकर अब सभी जोर जोर से हंसने लगे, जिसके बाद अब गोपी को समझ आ गया था कि मिडिल क्लास होना कोई कमजोरी नहीं है। अगर दिमाग लगाया जाए और परिवार साथ हो तो एक छोटा सा ठेला भी बड़ा व्यापार बन सकता है। उसकी ये चलती फिरती रसोई अब सिर्फ पेट नहीं भर रही थी, बल्कि गांव के लोगों के दिलों में जगह भी बना चुकी थी। मोहन अपनी पत्नी ममता, 5 साल के बेटे गोलू और अपनी बूढ़ी माँ के साथ एक छोटे से घर में रहता था। एक रोज सुबह सुबह ममता नाश्ता बना रही थी और मोहन घर के बाहर अपनी पुरानी साइकिल धो रहा था। ये साइकिल मेरा बहुत बड़ा सहारा है। तभी घर के अंदर से ममता ने अपने बेटे गोलू से कहा, गोलू जाओ, पापा को जाकर बोल दो नाश्ता तैयार हो चुका है। गोलू बाहर भाग कर गया और अपने पापा से बोला, पापा, नाश्ता तैयार हो चुका है, मम्मी बुला रही हैं। आपकी साइकिल तो बिल्कुल चमक गई। आप जाकर नाश्ता कीजिए, मैं इसे सूखे कपड़े से पोंछ देता हूँ। अरे वाह बेटा, तब तो मेरी मदद हो जाएगी। खैर, मोहन अंदर जाकर नाश्ता करने लगा। नाश्ता करने के बाद मोहन अपनी साइकिल से ढाबे की तरफ निकल पड़ा। थोड़ी देर में मोहन अपने ढाबे पर पहुंच गया। थोड़ी देर बाद ढाबे का मालिक भी आ गया अपनी कार से। क्या बात है मोहन, आज फिर मुझसे पहले पहुंच गए, वो भी साइकिल से। खैर, थोड़ी देर बाद बाकी लोग भी आने लगे। धीरे धीरे पब्लिक आने लगी और मोहन भी अपने काम में लग गया, क्योंकि मोहन खाना बनाने का काम करता था। तो इस तरह मोहन की जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी। फिर एक रात जब मोहन अपने ढाबे से वापस घर लौटा तो देखा ममता और उसकी सास गोलू के सर पर पट्टी रख रही थी। अरे ममता, क्या हुआ गोलू को? अरे मैं आपका ही इंतजार कर रही थी, देखिए ना गोलू को बहुत तेज बुखार चढ़ा है। मोहन ने अपनी साइकिल के आगे वाले डंडे पर अपना गमछा लपेट दिया और उसके ऊपर ही गोलू को बिठा दिया। इस तरह वो गोलू को लेकर डॉक्टर साहब की क्लिनिक पहुंच गया। अरे देखिए ना डॉक्टर साहब, इसे बहुत तेज बुखार चढ़ गया है। मोहन घबराओ मत, इस मौसम में ऐसा होता है। इसे बहुत तेज वायरल फीवर हो गया है। लगातार 3 दिन तक दवाइयां खिलाते रहना, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जल्दी से गोलू को लेकर जाओ और दवाई खिलाने से पहले कुछ खिला देना। तुम्हारे 300 रुपए हुए। डॉक्टर साहब, जल्दी जल्दी में पैसे लाना तो मैं भूल ही गया, मैं आपको कल ढाबे में जाते हुए रास्ते में दे दूंगा। अरे नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैंने बहुत दिनों से मटर पनीर नहीं खाया। कल मैं तुम्हारे ढाबे पर आऊंगा और इन पैसों के बदले तुम मुझे मटर पनीर खिला देना। मैं अपनी पत्नी को भी लेकर आऊंगा। अरे क्यों नहीं डॉक्टर साहब, ये तो मेरा सौभाग्य होगा। मोहन गोलू को लेकर घर आया, फिर उसे दवाई खिला दी। थोड़ी देर में उसका बुखार कम हो गया। 2 दिन में गोलू एक बार फिर से पूरी तरह स्वस्थ हो गया।
फिर एक रात मोहन घर तो लौटा, लेकिन अकेले नहीं बल्कि अपने मालिक के साथ। मोहन के हाथ और पैरों में पट्टी बंधी हुई थी। ममता, उसकी सास और गोलू उसे इस हालत में देखकर हैरान हो गए। भाई साहब, क्या हुआ मेरे पति को? कुछ बोलते क्यों नहीं आप? देखिए, मोहन बाकी कर्मचारियों के साथ खाना बना रहा था, तभी अचानक गैस सिलेंडर ब्लास्ट हो गया, जिससे कई लोग घायल हो गए। उसमें से एक मोहन भी था। मैंने इसकी ड्रेसिंग करवा दी है। इन्हें कल ही किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा देना। इनकी साइकिल मेरे ढाबे पर खड़ी है, मैं कल भिजवा दूंगा। इतना बोलकर मालिक वहां से चला गया। इधर मोहन को ममता ने बिस्तर पर लिटाया और उसकी मां रोने लगी। हे भगवान, ये क्या हो गया मेरे बेटे को? इतनी बड़ी घटना अचानक कैसे हो गई? सासू माँ, गोलू, पापा को परेशान मत करो, शायद उन्हें बोलने में तकलीफ हो रही है। नहीं ममता, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे अफसोस तो इस बात का है कि इस घर में कमाने वाला सिर्फ मैं था। अब पता नहीं हमारा क्या होगा। वो सब आप मत सोचिए। अगले दिन ममता और गोलू उसी क्लिनिक पर गए और डॉक्टर साहब को बुला कर लाए। इनकी हालत तो बहुत खराब हो चुकी है। हर दिन इनकी ड्रेसिंग करनी पड़ेगी। लगातार 3-4 महीने दवाइयां चलेंगी, इंजेक्शन लगेंगे, तब जाकर ये ठीक हो पाएंगे। डॉक्टर साहब, इसका मतलब 3-4 महीने तक मोहन कोई काम नहीं कर पाएगा। अम्मा, काम करने की तो छोड़ो, लगातार 2 महीने तक तो ये बिस्तर से भी नहीं उठ पाएंगे। घबराइए मत, मैंने पूरी तरह ठीक कर दूंगा। मैं थोड़ी देर बाद अपने कंपाउंडर के हाथों दवाइयां भिजवाता हूं और वही ड्रेसिंग भी करके जाएगा हर रोज। ठीक है डॉक्टर साहब। खैर, डॉक्टर साहब चले गए। थोड़ी देर में मोहन के ढाबे से एक लड़का आया और उसकी साइकिल देकर चला गया। तो इस तरह धीरे धीरे उसका इलाज चलने लगा। कुछ ही दिनों में उसके इलाज में लगभग सारे पैसे खर्च हो गए। फिर एक रोज, सासू माँ, 1 महीने से इनका इलाज चल रहा है, अब तो पैसे भी खत्म हो गए। ऐसा करती हूँ, मैं अपने गहने बेच देती हूँ ताकि इनका इलाज न रुके। तेरे जैसी बहू भगवान हर किसी को दे। ममता ने अपने गहने बेच दिए और उसका इलाज जारी रखा, लेकिन धीरे धीरे वो पैसे भी खत्म हो रहे थे, क्योंकि बाकी के पैसे खाने पीने में भी तो खर्च हो रहे थे। फिर एक रोज, मोहन जी, सासू माँ, अब तो हमारे पास कुछ बेचने के लिए भी नहीं बचा। इन्हें ठीक होने में अभी कम से कम 2 महीना लगेगा, इसलिए अब मुझे कोई ना कोई काम पकड़ना ही होगा। अरे ममता, लेकिन तुम क्या काम करोगी? जो काम आप करते थे वही काम आपके बदले अब मैं करूंगी, और वैसे भी मैं आपसे अच्छा खाना बना लेती हूँ। अगले दिन ममता उसी ढाबे पर चली गई जहाँ पर मोहन काम करता था और मालिक से काम मांगने लगी। देखो ममता, ये कोई बड़ा शहर नहीं बल्कि गांव है। इस गांव की महिलाएं घर की 4 दीवारी में ही अच्छी लगती हैं। अब तो बुरा मत मानना, लेकिन मैं आपको काम पर नहीं रख सकता। ममता उसके सामने गिड़गिड़ाती रही, लेकिन मालिक ने उसकी एक न सुनी। वापस लौटते वक्त वो मन ही मन सोचने लगी, आज के समय में भी लोग स्त्री और पुरुष के बीच भेदभाव करते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, काम तो मुझे करना ही होगा। वो जब अपने घर पहुंची तो घर के बाहर खड़ी मोहन की साइकिल पर उसकी नजर पड़ी। साइकिल देखकर उसके मन में एक आइडिया आया। जो काम मेरे पति करते थे वही काम मैं भी करूंगी, लेकिन किसी दूसरे के अंडर नहीं, बल्कि खुद मालकिन बनकर। मैं अपना ढाबा इसी साइकिल पर शुरू करूंगी। इस बारे में उसने अपने परिवार से बात की। फिर अगली सुबह उसने चाय, कॉफी, मक्खन, ब्रेड, सारा सामान उसने अपनी साइकिल पर लाद लिया और गली गली जाकर बेचने लगी। सबसे पहले उसने स्कूल और फैक्ट्री के बाहर जाकर नाश्ता बेचा। सारे मजदूर उसके पास आ गए। सबको उसका खाना बहुत पसंद आया, इसलिए मजदूरों ने कहा, बहन जी, ये खाना जो है बिल्कुल घर जैसा है। हाँ, हम लोग यहाँ किराए के मकान में रहते हैं, खाना भी खुद ही बनाना पड़ता है। तो क्या आप हमें हर रात इसी जगह खाना दे दोगी? हम कुल मिलाकर जो है कितने 50 लोग हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मुझे अपना पता दीजिए, मैं 50 लोगों का टिफिन आपके रूम तक पहुंचा दिया करूंगी। तो इस तरह पहले दिन से ही उसका काम बहुत अच्छा चलने लगा। हर दिन 50 टिफिन का ऑर्डर उसे पहले दिन ही मिल गया। सुबह जब ममता साइकिल ढाबा लेकर निकलती थी और रात को वापस आती थी तो गांव की औरतें उसे ताने देने लगी, ये देखो, हमारे गांव की बेइज्जती करवा रही है, औरत होकर साइकिल पर चलता फिरता ढाबा खोल दिया इसने। लेकिन ममता किसी की भी बात पर ध्यान नहीं देती थी। वो चुपचाप अपना काम किए जा रही थी। धीरे धीरे वो पूरे इलाके में फेमस होने लगी, साइकिल पर चलता फिरता ढाबा के नाम से। ये बात जब कलेक्टर तक पहुंची तब उसने पूरे गांव के सामने ममता को सम्मान दिया। वहां पर ढाबे का मालिक भी मौजूद था। अब गांव वालों का सर शर्म से झुक गया। तभी ढाबे का मालिक मन ही मन सोचने लगा, मैं पिछले 20 सालों से अपना ढाबा चला रहा हूं, पर मुझे तो आज तक कोई अवार्ड नहीं मिला।
मुझ में और ममता में अंतर सिर्फ इतना है कि मैं किसी की इंस्पिरेशन नहीं बन पाया। वेल डन ममता बहन, अब हो सके तो मुझे माफ कर देना। अब ममता पूरे शहर में फेमस हो गई। जब मोहन पूरी तरह ठीक हो गया तब दोनों ने मिलकर उसी गांव में खुद का ढाबा खोल लिया और खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगे।